नमस्कार। आज के इस लाइव लोकार्पण कार्यक्रम में प्रताप राव कदम सर, डॉक्टर नीरज दहिया जी, मित्रवर भरत प्रसाद जी और दीपक पांडे जी और जो तमाम बंधुगण लाइव में जुड़ेंगे या जुड़ने वाले हैं, सभी को मैं तहे दिल से आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सबको मालूम है, पिता मेरे यह मेरा तीसरा काव्य संग्रह है और एक लंबी कविता है जो मेरे पिताजी पर है। एक तरह से ये मेरे पिताजी के लिए मेरी श्रद्धांजलि है। तो आज के इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम प्रताप राव कदम जी, वैसे हम लोग सब परिचित हैं, फिर भी मैं उनका परिचय देना चाहूंगा। जाने माने कवि, लेखक और आलोचक प्रताप राव कदम जी पिछले 3 दशकों से साहित्य की सेवा कर रहे हैं। इंडिया टुडे व कई अन्य दैनिकों में लगातार कॉलम लिखते हैं और कई पुरस्कारों से सम्मानित हैं। सर प्रताप राव सर, आपका आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। डॉक्टर नीरज दहिया जी कवि, अनुवादक व आलोचक हैं, राजस्थानी हिंदी दोनों भाषाओं में लिखते हैं। उनकी भी 30-32 साल का योगदान है साहित्य के क्षेत्र में। लगभग 2 दर्जन से अधिक किताबें उनकी हैं और कई पुरस्कारों से सम्मानित हैं। डॉक्टर नीरज दहिया जी, आपका भी आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। दीपक पांडे जी जाने माने लेखक हैं। वे सहायक निदेशक के रूप में केंद्रीय हिंदी निदेशालय में कार्यरत हैं और उन्होंने भारतीय उच्च आयोग गुजरात में द्वितीय सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। हिंदी के जाने माने लेखक है। दीपक जी, आपका आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार। नमस्कार संतोष जी, धन्यवाद। नमस्ते। भरत जी हमारे साथ थे, अभी भरत जी लाइन में नहीं है। भरत जी, एक बार मैं भरत जी को देख लेता हूं। हेलो जी, प्रणाम प्रणाम सर। जी जी भरत जी, आप हेलो। हाँ, बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, लेकिन ठीक ठीक ठीक। तो भरत जी का परिचय मैं देना चाहूंगा। जाने माने कवि और आलोचक भरत जी, उनकी लगभग 2 दर्जन किताबें प्रकाशित हैं और हमारे समय के अच्छे आलोचक हैं। कई पुरस्कारों से वे पुरस्कृत हैं। फिलहाल NEH हिल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आज का इस कार्यक्रम में मैं भरत प्रसाद जी का भी तहे दिल से स्वागत करता हूं।
मेरी ओर से भी आपका बहुत स्वागत। और इस समय कार्यक्रम में जितने भी हमारे विद्वान साहित्य प्रेमी रचनाकार उपस्थित हैं, उन सब का भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जी, हमारे दीपक जी और दैया जी का लाइन फिर से नहीं, मैं लाइव हूँ। नहीं, मैं लाइव हूँ। हाँ ठीक है दीपक जी। दैया जी भी मेरे ख्याल से उनका स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, वो स्क्रीन पे उपलब्ध नहीं है, तो मेरे ख्याल से हमको शुरू कर देना चाहिए। तो मेरी विनती है प्रताप राव कदम जी से, सर कार्यक्रम की शुरुआत कीजिएगा। सबसे पहले तो आपको इस तीसरे काव्य संग्रह के लिए हार्दिक बधाई। शुक्रिया सर, शुक्रिया। दक्षिण भारत में हिंदी का अलख जगाने वाले एकमात्र सक्रिय कवि आप हैं, और हिंदी और मलयालम और दक्षिण भारत और उत्तर भारत को जोड़ने का एक पुल का काम, एक बड़ा महत्वपूर्ण काम आपके द्वारा संपन्न हो रहा है। इसके लिए मैं आपको बधाई। और तीसरे संग्रह के लिए, जो कि लंबी कविताओं का, वो कई छोटी छोटी कविताएं अपने आप में स्वतंत्र व्यक्तित्व लिए हुए भी हैं और एक बड़ी कविताओं का हिस्सा भी है। तो इस तीसरे कविता संग्रह के लिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ। जी जी, पिता मेरे, स्क्रीनशॉट എടുക്ക്, ഫോട്ടോ എടുക്കടി പെട്ടെന്ന് പോയി। सर एक मिनट। बहुत बधाई हम सब की ओर से। जी शुक्रिया। नीरज दैया जी, दीपक पांडे जी, भरत प्रसाद जी और मेरी ओर से आप सबको हार्दिक बधाई, हम सबकी ओर से। लंबी कविताओं का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है। जगुड़ी जी हो, विष्णु खरे हो, जी हो, इनकी लंबी कविताएं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हो, इनकी लंबी कविताओं, जब भी हिंदी कविता में लंबी कविताओं का जिक्र होता है, इनकी याद आती है। अब इसमें एक नाम और जुड़ गया है, वह है श्री संतोष एलेक्स का। संतोष एलेक्स मेरे मित्र हैं। उन्होंने अपने परिचय में जो एक महत्वपूर्ण बात लिखी है, वह यह कि अपने जीवन की महाभारत में पिता के जीवन की रामायण को याद करता हूं। आज का जो समय है वो निश्चित ही महाभारत युगीन समय से ही मेल खाता हुआ समय है। छल है, कपट है, मूल्यहीनता है, प्रतिस्पर्धा है, एक दूसरे को टांग मार के उनका अधिकार छीनने वाला समय है। और पिता का समय है जो रामायण कालीन बताया गया है, वहां पर मूल्य है, वहां पर मर्यादा है, वहां आदर्श पत्नी है, आदर्श भाई है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। कि साधारण जन के कहने पर राम जी ने सीता जी को परित्याग कर दिया। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, बिल्कुल आ रही है जी। केवट है, शबरी है, भरत सा समर्पित भाई है, उर्मिला है, लक्ष्मण है। मगर यह की महाभारत है जिसमें संतोष एलेक्स अपने आप को पाते हैं, यहाँ पर मक्कारी है, यहाँ पर झूठ है, यहाँ पर कर्ण अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है जैसा कि वहां लड़ता था, लेकिन वहां तो कर्ण का पक्ष लेने वाले लोग थे। आज तो कर्ण को असहाय छोड़ दिया गया है। द्रौपदी है, उसका चीरहरण हो रहा है, कृष्ण वहां अवतरित हो गए थे, यहाँ पर कृष्ण दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता। तो आज का जो महाभारत है वो उस महाभारत से भी भयानक मूल्यहीनता के दौर में हम लोग चल रहे हैं, जिसकी ओर संतोष एलेक्स इशारा करता है। एक बात और आपका ध्यान चाहूंगा जी। ये भ्रम होता है कि मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है। मेरी आवाज तो आ रही है आपको? जी 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 बिल्कुल। रामायण भगवान शिव ने रामायण की कथा भगवान शिव ने पार्वती को कही थी, और उसके बाद गरुड़ ने
काकभूषुंडी को कह दी। अब गरुड़ जो है पक्षियों में सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा ऊर्जावान पक्षी है, और काकभूषुंडी यानी कौवा सबसे उपेक्षित प्राणी है। तो रामायण सबसे सामर्थ्यवान को सबसे कमजोर से जोड़ने का भी काम करती है। जी जी। और उत्तर से दक्षिण को शिव जो है वो दक्षिण में ज्यादा मान्यता प्राप्त है। वैसे तो सब दूर उनकी मान्यता है, शिवलिंग सभी दूर मिलते हैं, और राम की प्रतिष्ठा उत्तर भारत में ज्यादा है। तो राम दक्षिण की यात्रा करते हैं, तो उत्तर को दक्षिण से जोड़ने वाला रामायण है। वैसा ही बड़ा काम हम अनेक्स कर रहे हैं उत्तर भारत को भाषा के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से जोड़ने का। ये बड़ा महत्वपूर्ण का हमारे जो राजनीतिक वो कई बार इस गंभीरता को नहीं कर रहे हैं जोड़ने का। और इससे जैसे हम पूरा नहीं होता, हम उम्मीद करते हैं जो भाषाई सेतु है काम करना है। इस बात एक कविता में आपको बताना चाहूंगा। क्या आपने मरम्मत करने बारे में सोचा है कभी? कई वह पहुंचता है घर का है। छतरी जरूर होती है पर बारिश सबके पास घर में पिता की सबसे पुरानी, बामन के पास सबसे पुरानी आ गई। सर आपकी आवाज एको कर रही है। आवाज कैसी है? एको आ रहा है, पूरा एको आ रहा है आपका आवाज में। संतोष जी ये आपकी तरफ है? जी आपकी भी वैसे ही आ रही है मुझे। नहीं आपकी तरफ से टेक्निकल परेशानी है। ये सब म्यूट पे कर लें, सारे मित्र अपने माइक म्यूट पे कर लें। अब ठीक है? नहीं कॉफी है ना? हाँ सर अभी ठीक है सर। हाँ बिल्कुल। पांडे जी बोलूं मैं? हाँ बिल्कुल। बोलिए आपकी आवाज साफ है। जी अभी साफ है सर। हाँ क्या आपने छतरी मरम्मत करने वाले के बारे में सोचा है कभी? कई छतरियां पास होते हुए भी वह पहुंचता है घर भीगते हुए। छतरी जरूर होती थी पिता के सफर में, छतरी जरूर होती थी पिता के सफर में। बारिश का मौसम था, सबके पास छतरी थी। घर में भाई की छतरी नई, पिता का था सबसे पुराना। बाबन के पास थी छतरी सबसे पुरानी। बाजार में छतरियां आ गई रंगीन, पिता ने बदला नहीं उसे अब भी। इसी छतरी में माँ पिताजी घूमे थे साथ साथ, धूप में छाँव में, बगीचे में, सिनेमा घर में, ऑटो में, बस में। इसी में पिता ले गए हमें स्कूल, बाजार, ट्यूशन सेंटर। इसका रंग उतर चुका है, हैंडल टूटा है, टाँका लगा है कई जगह। पिता संभाल कर रखते हैं इसे मानो आज ही खरीदा है। उनके लिए यह केवल छतरी नहीं थी, जीवन का सफर था। साक्षी था एकमात्र जो अनकहे बहुत कुछ कहता। मुझे लगता है यह जो पिता है, यह पिता भी छतरी के समान ही है, जो तमाम विपरीत मौसम में पुत्र की रक्षा करता है, पुत्र के साथ हमेशा बना रहता है। पिता पर लगभग हर कवि ने कविताएं लिखी हैं। अमूमन अब जैसे अभी हम देखें तो अशोक शाह जो भोपाल के हैं, उनका संग्रह आया है, उसमें भी पिता पर कविताएं हैं।
अमूमन पिता पर हर लेखक कवि ने लिखा है, लेकिन इसका स्वाद अलग है, इसका विस्तार भी अलग है, और इसका जो भाषा, इसकी जो भाषा है, इसका जो कथ्य है, इसका जो जुजबंदी है, वो अलहदा है और बहुत सारी बातें दिमाग में रह जाती हैं। जैसे मैं कहूँ कि पिता और पुत्र में यह संवाद है, पिता का पुत्र हो जाना और पुत्र का पिता हो जाना, इन कविताओं में इसके मार्फत हमको पता लगता है। हम इन कविताओं को पढ़ते हुए हम अपने पिता को भी याद करते हैं, और ये कवि की सफलता है कि हर कवि लेखक उसमें अपना पिता ढूंढने लग जाता है। इसके लिए मैं संतोष एलेक्स को बधाई देना चाहूंगा। पिता अमूमन जीवन अनुभव होते हैं और पुत्र उत्साह और जिज्ञासा से लबरेज होता है। पिता माता से ज्यादा जिम्मेदारी वहन करता है, ये बात मैं पूरे अधिकार से कह सकता हूँ। माँ तो अपनी व्यथा को व्यक्त कर सकती है, पिता को वे क्षण भी नसीब नहीं होते। और इसके और संतोष एलेक्स ने इशारा किया है। पिता का रोना कभी दिखाई नहीं देता। पिता हमेशा अपनी जिम्मेदारी से लबरेज होते हैं और अपना जीवन न जीकर पुत्र का जीवन वे जीने लगते हैं। पिता का स्थानापन्न केवल पिता ही होता है। बहुत सारी बातें जो पिता के बारे में अमूमन हम महसूस करते हैं अपने पिता को उपस्थित देखकर या उनकी अनुपस्थिति में, वे सब बातें इन कविताओं में हमारी अपनी बातें, हमारे मन की बातें पिता के में संतोष जी व्यक्त करते हैं। बहुत सारे नए बिंब भी इन कविताओं में हैं, जैसा कि जगुड़ी जी ने लिखा है कि ये बिंब प्रधान कविताएं हैं। जगुड़ी हिंदी साहित्य के बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं और चुपचाप से अपना काम करते हैं। इन कविताओं में जगुड़ी जी की भूमिका से कुछ बातें यदि मैं पढ़ दूं तो यह सामयिक ही होगा। संतोष एलेक्स एक अच्छे व्यक्ति के साथ साथ एक अच्छे कवि भी हैं। अक्सर बहुत से मनीषी माता के गुण गाते रहते हैं, लेकिन कुछ कर्मों का यशोगान करके पितृ ऋण चुकाते हैं। पिता भी माँ के साथ जन्म के कारण हैं, लेकिन वे जन्म के कारक और शौर्य के भी धारक और निर्धारक होते हैं। संतोष एलेक्स ने अपने पिता की स्मृति में कविता लिखकर खुद को भी पहचानने की कोशिश की है। सबके बचपन को वह अपने बचपन के माध्यम से याद करते हैं। जीवन की रामायण और महाभारत के बारे में संतोष जी की कविता सुनकर मैं अपने विचार आपके सामने बता चुका हूँ। किसी भी एक विषय पर लंबी कविता लिखना कवि के सामर्थ्य का ही परिचायक है। ये कविताएं ये समग्र रूप से एक लंबी कविता है, लेकिन छोटी छोटी कविता इकाइयों में जो बटी हुई है वो भी अपने आप में पूर्ण कविता के रूप में यहाँ पर हमको दिखाई देती है। संतोष एलेक्स पिता को याद करते हुए कहते हैं, वे आधे सोए आधे जगे और हम बड़े हुए। तो पूरी सृष्टि का चक्र समझ में आता है। पिता को समझना हमारी सृष्टि को ही समझना है। पिता कहते हैं कि पिता शरीर में रीढ़ की हड्डी के समान होते हैं, और यह रीढ़ तब महसूस होती है जब पिता अनुपस्थित होते हैं। संतोष एलेक्स को उनकी भाषा के लिए, उनकी जुजबंदी के लिए और दक्षिण में हिंदी का अलख जगह रखने के लिए मैं बधाई देता हूं, और इस तीसरे संग्रह की गूंज उनको सुनाई देगी बहुत दूर तक, बहुत देर तक। बधाई संतोष जी आपको। बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप राव सर। आपने लगभग सभी कोनों से संग्रह को आंका है। अब मैं अनुरोध करूंगा साथी दीपक पांडे जी से कि ये अपने बात रखें। स्वागत है दीपक जी। डॉक्टर प्रताप राव जी,
डॉक्टर प्रताप राव जी, नीरज जी, भरत प्रसाद जी, डॉक्टर नीरज जी, भरत प्रसाद जी, आज इस कार्यक्रम के आज इस कार्यक्रम के और सत्ताध्यक्ष और जिस पुस्तक के लोकार्पण के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, उनके कवि संतोष का बहुत बहुत बधाई और स्वागत है। बहुत सारी बातें डॉक्टर प्रताप राव जी ने बताई कि पिता मेरे संतोष एलेक्स जी की तीसरा यह काव्य संग्रह है और संतोष जी दक्षिण में हिंदी के प्रचार और प्रसार में इतना योगदान दे रहे हैं कि जिसकी जितनी सराहना की जाए आप हिंदी से अंग्रेजी से हिंदी तेलुगु मलयालम हिंदी इन सभी भाषाओं में समान अधिकार रखते हुए हिंदी के लिए कार्य कर रहे हैं और हिंदी को समर्पित ये एक बधाई और शुभकामनाएं हमारी। जैसा कि डॉक्टर प्रताप राव जी ने कहा हमारे जीवन के महत्वपूर्ण अंग होते हैं और कहना चाहिए कि वे हर व्यक्ति के पहले गुरु और रक्षक होते हैं। माता पिता के बिना जीवन का अनुशासन शून्य होता है। पिता जैसा कहा जाता है पिता परिवार के लिए बच्चों के जीवन का आधार होता है। वह एक उम्मीद एक आस और विश्वास होते हैं। पिता हम बच्चों के लिए भगवान स्वरूप होते हैं और पिता का दायित्व अपने बच्चों के जीवन को संवारने में लगा रहता है। पिता मेरे श्री एलेक्स का संग्रह है। वास्तव में मुझे ये प्रतीत होता है जैसा भी शुरुआत में कहा कि अपने पिता के प्रति श्रद्धांजलि भूमिका में उन्होंने लिखा कि पिता की मृत्यु के बाद जब परिवार ने तो उससे उन्हें संतोष की रचना मिला। यह इस बात का प्रमाण है कि पिता का संतोष दीपक जी सॉरी एक बार आप अपना माइक म्यूट करके फिर ऑन कीजिएगा। अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक, चलो। हाँ, जैसा कि डॉक्टर राव जी ने कहा कि हिंदी साहित्य में लंबी कविताएं लिखने का बहुत बड़ा इतिहास है। इसी क्रम में यह कविता भी एक उसी इतिहास का एक हिस्सा बनती है। और अभी 2 दिन पहले ही मैं डॉक्टर B.L. गौड़ की एक संगोष्ठी सुन रहा था जिसमें उन्होंने अपने पुत्र के लिए कविता लिखी थी। और जैसा आप सभी जानते हैं कि निराला जी ने जो सरोज स्मृति इतनी बड़ी कविता लिखी थी अपनी पुत्री के लिए, तो उसी क्रम में मैंने आज पाया कि आज पिता के नाम पर यह कविता मिली और श्री एलेक्स ने मुझे कुछ कहने के लिए कहा। तो श्री एलेक्स ने इस लंबी कविता में पिता की यादें, चाहत, जीवन संघर्ष और उत्तरदायित्वों के निर्वहन के प्रति समर्पण को शब्दों में बांधने का प्रयास किया है। वास्तविकता तो यह है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो अपने माता पिता की भावनाओं को, उनके अंतःस्थल को पूर्ण रूपेण देख समझ सकने का सामर्थ्य रखता हो। तभी तो हमारे शास्त्रों में कहा जाता है पितृदेवो भव।
पद्म पुराण में भी कहा गया है, पिता धर्म, पिता स्वर्ग है, पिता ही परम तप, पितरी प्रीति मापन्ने प्रियन्ने सर्व देवता। अर्थात पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है, पिता ही सबके सबसे श्रेष्ठ है, और पिता के प्रसन्न होने पर सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं। पिता और पुत्र के प्रति स्नेह और विषम परिस्थितियों में उसकी कुशलता की कामना करते हुए स्नेह भरे बेटे से अपनी जड़ों से जुड़े रहने की करते हुए कहता है, इन्हीं शब्दों को करते हैं और कहते हैं कि जब उन्होंने पिता का पत्र उसमें लिखा था, मेरी पेंशन रुक गई है, माँ की तबीयत खराब है, अप्रैल घर टूट गए हैं, बाकी फसल बर्बाद हो गई, अपना ख्याल रखना, हो सके तो एक बार गाँव आना। तो यह एक पिता का पुत्र के प्रति स्नेह है और अपनी जड़ों से जुड़े रहने का आग्रह है। जैसा माना जाता है कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में पिता पालनहार की भूमिका में और उसका दायित्व घर परिवार के आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए संघर्ष करना होता है, और माँ घर की चारदीवारी में उस पिता के द्वारा उपार्जित आय से संतुलन बैठाकर परिवार की देखरेख जिम्मा रखती है। इसी बात के समर्थन में संतोष जी के इस संग्रह की दो लाइनें हैं। माँ सभी बच्चों का बराबर ख्याल रखती, करीब से पहचानती, हर एक को पिताजी की कम तनख्वाह में घर चलाती माँ, समय और उम्र के साथ पिता का व्यवहार भी पुत्र और बच्चों के साथ मित्रवत हो जाता है। इसी के पढ़ी में अपने पिता के फुटबॉल प्रेम के बारे में जो बात की है कि विश्व कप का अर्जेंटीना और ब्राजील के बीच जो फाइनल मुकाबला चल रहा है, उस समय पर जो प्रसंग है वह दर्शाते हैं कि जब पुत्र वयस्क किया है तो वह एक मित्रवत व्यवहार करता है और उछल करना और यह कोशिश करना कि दोनों के बीच में तो यह संतोष जी ने बताने का प्रयास किया है कि पिता और पुत्र के बीच स्थापित होता है, समय के पश्चात मित्रवत होता है। फिलहाल का मुकाबला ब्राजील और अर्जेंटीना। मैं मैच कम पिताजी के जोश व अंदाज को देखता रहा। इस प्रकार मैंने फिर से पिता को युवक होते देखा। अब यहाँ पर वही बात है कि इन स्थितियों में पिता और पुत्र के बीच जो एक दूरी होती है वह समाप्त हो जाती है और वह एक मित्रवत रूप में सामने आते हैं। पिता द्वारा संयम और लगन की बात सिखाना कभी स्वीकार करता है। जब अनेक बार प्रयास में वह असफल होता है तो संतोष जी ने लिखा कि मैंने कहीं पर अपनी रचनाएं भेजी या कहीं पर वह असफल हुए तो बहुत टूट गए। उस दौरान उनके पिता ने उनको जो साहस दिया, जो हौसला अफजाई की और जो उन्हें संतोष को सुकून मिला, उन्होंने उन्हीं शब्दों को अपने काव्य रूप में प्रस्तुत किया है और वे कहते हैं मेरा चयन नहीं हुआ। उस दिन रात को पिता से बात की, मेरा हौसला अफजाई की, काफी बातें समझाई,
लगा कि मेरे साथी बड़े भाई गुरु हैं मेरे पिता। तो यह एक तादाद में साबित हो जाता है कि पिता अपने पुत्र की परेशानी दूर बचे हुए भी और सांत्वना देता है, संयम में रहकर। इसी प्रकार है कि माता पिता का झुकाव और समर्पण के प्रति होता है, और समाज में आप और हम भी पिता हैं, और हम पाते हैं कि हमारा थोड़ा सा झुकाव लड़कियों की ओर ज्यादा होता है, पुत्रियों की ओर ज्यादा होता है, और माँ का पुत्र तो यही बात संतोष जी ने अपने परिवार के कि उनके पिता का संतोष जी बहन के, और पिता पुत्री को देता है की बात को उन्हीं भावों को में बांधते हुए अलग लिखते हैं। बहन का अंग्रेजी में ज्वाइन करने पर सबसे ज्यादा पिता को हुई। स्कूल के पुस्तकालय से किताब ले आना उसके लिए, और आगे वो कहते हैं माँ के मना करने पर भी कॉलेज से बहन को देर होने पर चौराहे पर इंतजार। तो यह देखिए पिता का पुत्री के प्रति जो स्नेह है दर्शाता है, और संतोष जी ने इन बातों की गहराई से है और उन्हें शब्दों में बांधा है। एक बहुत अच्छी वजह वाली बात आपने कही कि उसका बिंब का जो अपने आप अद्भुत है। इस पतरी मरम्मत करने वाले के बारे में सोचा है कभी? कई छतरियां पास होते हुए भी वह पहुंचता है तो इसमें जो गहराई है बहुत इन भावों को बहुत और आगे बढ़ते ये पूरी पिता मेरे पूरा एक पूर्ण संतोष मिल गया है बचपन से लेकर और पिता पुत्र के संबंध के सवाल हो जाते हैं, एक दूसरे की भावनाएं एक दूसरे के प्रति उन्हीं भावाभिमानों को भी शब्द देते हुए आंखें नामती मेरी होंठ हिले उनके शब्द प्रार्थना के लिए मेरी जुबान ये जब कुछ बीमार हो जाते हैं घायल अस्पताल में एक सहृदय कवि संयमित अंदाज में बयान करते हुए। दीपक जी फिर से एको आ रहा है। मेरे ख्याल से प्रकाश जी, भरत जी और नीरज जी आप अपना माइक म्यूट कर लें, केवल जो बात कर रहे हैं वो माइक रखें, तो मेरे ख्याल से ये एको नहीं आएगा। ठीक है नीरज जी, दीपक जी। तो जी एक सहृदय कवि अपनी भावनाओं को कितने बिल्कुल बढ़िया, ठीक है, अंदाज में बयान करता है, इस बात का प्रमाण अलेक्स जी की कविता में मिलता है कि जहां वो कहते हैं कि दुख इस बात का नहीं कि पिता अब नहीं रहे, दुख इस बात का है कि जीते जी वे अपने लिए नहीं जिए। तो यह हर एक परिवार की ही स्थिति है कि, और यह भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा मैं मूल उद्देश्य मानता हूं कि हम अपनी आगे की पीढ़ी के लिए सोचते हैं, जबकि पाश्चात्य दर्शन में लोग आज के जीवन में जीते हैं, भविष्य के लिए नहीं सोचते। तो ये इस दर्शन को भी इन्होंने यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया है, और इसी बात को कहते कहते कि पिता की स्मृतियां कभी भी किसी भी व्यक्ति
के जीवन में जब तक उसकी सांसें हैं तब तक वह भूलती नहीं है। इसीलिए संतोष जी लिखते हैं कि खुशी इस बात की है कि परिवार के सदस्यों की यादों में, सांसों में जीते हैं वह आज भी। तो यह एक पूरा परिदृश्य है कि परिवार में कभी भी माता और पिता की यादों से कोई भी व्यक्ति दूर हो ही नहीं सकता, क्योंकि यही हमारे संस्कार हैं और यही हमारी संस्कृति है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि संतोष जी ने इतनी सरल शब्दों में पिता से जुड़े हुए भावों को सहेज के एक पुस्तकाकार रूप में पाठकों को दिया है, और मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य में इसका स्वागत होगा। और संतोष जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और मैं कहना चाहूँगा कि आपकी यह पूरी काव्य संग्रह का जो सार है वो वह बनेगा कि पिता के प्रति आपकी जो भावनाएं हैं, लगता है मुझे वो 4 लाइनों में मैं कहना चाहूँगा कि आप चाहते हैं कि मैं उठाकर सर चल सकूं, इस लायक तूने किया है, कहीं हाथ ना फैलाऊं, मुझे तूने इतना दिया है, मुझे जग की रीत सिखाई, मुझे धर्म का पाठ पढ़ाया है, पिता तुझे नमन है, तुझे नमन है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। और संतोष जी, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जब इन पंक्तियों को पढ़ते हैं तो जैसा डॉक्टर प्रताप जी ने कहा कि हम अपने पिता के बारे में भी सोचने लगते हैं और हमें भी अपनी वे भूली बातें और याद आने लगती हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, और आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और मुझे समय दिया। आप सभी विद्वज्जनों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक पांडे जी। आपने पिता पुत्र के रिश्तों को लेते हुए तमाम अलग कोणों से अपनी बात को व्यक्त की। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय भी दिया। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जितना हो सके आप हमारे साथ लव में जुड़िएगा। अगर आपका टाइम हो गया है तो आप जरूर नहीं, मैक्सिमम टाइम तक बैठूंगा, चिंता मत करें, मैक्सिमम टाइम तक बैठने की कोशिश करूंगा। जी बिल्कुल, स्वागत है। अब मैं हमारे वरिष्ठ डॉक्टर नीरज दहिया जी से आग्रह करूंगा कि सर आप अपनी बात रखें इस काव्य संग्रह को लेते हुए। डॉक्टर नीरज दहिया जी। सबसे पहले मैं भाई संतोष जी को बधाई देना चाहता हूं कि आज के इस त्रासदी भरे समय में एक ऐसा साहित्यिक आयोजन आपने हम लोगों को जोड़ते हुए किया, और इस आयोजन के साथ ही आपके इस तीसरे कविता संग्रह के लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य कवि, लेखक, विचारक डॉक्टर प्रताप राव कदम जी, डॉक्टर दीपक पांडे जी और भाई भरत प्रसाद जी, मैं आप सभी दर्शकों के साथ मेरे इस कविता को लेकर जो अनुभव रहे उनको साझा करना चाहता हूँ। यह संयोग कहिए कि जिस प्रकार संतोष जी ने अपने पिता को खोया, उसी प्रकार मैंने भी अपने पिता को बहुत छोटी आयु में खो दी। तो पिता जो शब्द है और पिता विषय पर रचनाएं हैं, वो मेरे अतिरिक्त आकर्षण का कारण यह भी है कि मैं निजी रूप से इस विषय से अधिक संवेदनशील रहा हूँ। जब मैंने देखा कि संतोष जी की जो किताब है पिता मेरे आ रही है, आने वाली है, तो मैं बहुत उत्सुक हुआ इसको पढ़ने के लिए, और मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे उपलब्ध करवाई और इस आयोजन में भी शरीक होने का अवसर दिया। मैंने अपने पिता के न रहने पर राजस्थानी में एक लंबी कविता लिखी थी। राजस्थानी में उसका नाम था देशुंटो, जिसको हिंदी में निर्वासन कहते हैं। उसके कुछ अंश हिंदी में समकालीन भारतीय साहित्य में भी प्रकाशित हुए थे। तो मैं इस कविता को कई नजरियों से देखता हूँ। पहली बात तो जैसा कि आदरणीय प्रताप राव जी ने कही, दीपक पांडे जी ने कही कि भाई संतोष जी जिस जगह और जिस स्थान पर, जिस क्षेत्र से ये साहित्य साधना कर रहे हैं, वो भारतीय साहित्य में अनुपम है। आप 5 भाषाओं में परस्पर अनुवाद का जो काम कर रहे हैं, वो मुझे नहीं लगता है कि अन्य कोई ऐसा उदाहरण
मेरे मित्रों में हो जिसने इतना व्यापक स्तर पर और इतने गुणात्मक स्तर पर कार्य किया है। मैं संतोष जी के अनुवाद के कार्य को भारतीय साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। साथ ही साथ मुझे यह खुशी है और मेरा ये व्यक्तिगत विचार भी है, हो सकता है आप इससे सहमत भी हो, कि एक अच्छा रचनाकार ही एक अच्छा अनुवादक हो सकता है। और एक अच्छा अनुवादक अगर रचना करता है साहित्य में तो निश्चित रूप से उसकी गुणवत्ता अन्य जो रचनाकार है उनकी तुलना में अधिक होती है। तो संतोष जी में दोनों ही बातें हैं, आप अनुवादक भी हैं, रचनाकार भी हैं। आपका ये जो तीसरा कविता संग्रह आया है, इस तीसरे कविता संग्रह में एक लंबी कविता के रूप में पिता का स्मरण करना हिंदी साहित्य की लंबी कविता परंपरा से जुड़ना है, लेकिन साथ ही उसमें संतोष जी प्रयोग भी करते हैं कि एक स्मृति को, एक याद को, एक बिंदु को, एक घटक को, एक अनुभव को जिस ढंग से वो बटोरते हैं अलग अलग खंडों में, जिस प्रकार आदरणीय प्रताप राव जी ने और दीपक जी ने भी इस पर चर्चा की कि एक कविता को जिस शिल्प में उन्होंने रखा है वो निश्चित रूप से ध्यान देने योग्य है। यह जो कविता की भाषा है, सरलता, सहजता और हमारी संवेदनाओं से जुड़ी हुई भाषा, संतोष के कवि की यह विशेषता आपको उनके पहले कविता संग्रह पांव तले की मिट्टी में भी मिलती है, और उससे आगे जो हम उनका दूसरा कविता संग्रह देखते हैं, हमारे बीच का मौन, उसमें भी वो इस बात को और बढ़ाते हैं। किसी कला की सबसे ज्यादा खूबसूरती या कहें सार्थकता ये होती है कि बिना किसी उलझाव के, बिना शाब्दिक चमत्कार के, बहुत सरल सीधे शब्दों में मन की बात कही जाए और वो मन की बात पाठक के, हमारे रचनाकार मित्रों के, आलोचकों के मन तक पहुंचे, उस तक छुए। निश्चित रूप से इस कविता संग्रह में जो सरलता है, सादगी है, जो सहजता है, वो आकर्षण का कारण है। एक पिता जो नहीं रहा है उसके विषय में कविता है, तो निश्चित रूप से हर एक पाठक, हर एक रचनाकार ज्यादा संवेदना के साथ में इसको ग्रहण करता है। जैसा कि संतोष जी ने आरंभ में इस कविता संग्रह के समर्पण के पृष्ठ पर कवयित्री गगन गिल जी की काव्य पंक्तियां दी है। गगन जी की जो कविता की पंक्तियां इस संग्रह में है, पिता ने कहा मैंने तुझे अभी तक विदा नहीं किया, तू मेरे भीतर है शोक की जगह। तो ये एक पिता पुत्री के संदर्भ को लेकर जुड़ी हुई कविता है, इसमें कहा अनकहा सत्य बहुत कुछ है, लेकिन इससे बहुत अलग कि पिता केवल पुत्री को विदा करता है या नहीं करता है, अंदर रखता है। इसी प्रकार जैसे पिता ने कहा उसी प्रकार पिता ने कुछ नहीं भी कहा। कविता का सबसे महत्वपूर्ण मर्म यह है, और इस मर्म को संकेत भी करते हैं। संतोष जी की कविता का जो केंद्रीय बिंदु है वो पिता का जो कहा अनकहा है, उस पिता के अन कहे को सुनने सुनाने की कविता मैं इसे मानता हूं। संतोष जी के पिता कुछ कहना चाहते थे और उन्हें लगा कि वो कह नहीं पाए, तो यह कविता जो पिता मेरे संतोष जी की है वो पिता के अन कहे को सुनने सुनाने की कविता है। इस सुनने सुनाने के काव्यात्मक उपक्रम में संतोष जी अपने पाठकों को, हम मित्रों को भी शामिल करते हैं, यह बहुत बड़ी बात है। इस कविता में एक पंक्ति आती है, काफी बातें समझाई, लगा कि मेरे साथी हैं, बड़े भाई हैं, शुभचिंतक है, गुरु है पिता मेरे। पिता जो होता है किसी भी व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, सत्ता के लिए, सबके लिए सर्वोपरि होता है, और उसकी सर्वोपरि होने की बात कि एक पुत्र के जीवन में पिता का क्या महत्व होता है, उसको भी बहुत सुंदर पंक्तियों में संतोष जी ने लिखा है कि मेरे लिए दो पैरों पर चलते ईश्वर का नाम है पिता। तो निश्चित रूप से ये जो पिता है वो नहीं होकर भी इस संसार में है। संतोष जी के पिता
संतोष जी के साथ है, उनके भीतर है, उनके अनुभवों में है, उनकी रचनाओं में है। ये सबसे बड़ी बात है। और ये जो अनुभव है एक कवि का, वो एक पाठक का अनुभव बनता है, वो रचनाकारों का अनुभव बनता है। खुशी इस बात की है कि परिवार के सदस्यों की यादों में, सांसों में जीते हैं वह आज भी। ये पिता जो जीते हैं और पिता को जीवित रखने का अपने भीतर, अपनी संवेदनाओं में लंबे समय तक, इसी बात को लेकर मूल केंद्रीय भूमि बनाते हुए जो संतोष जी ने पिता मेरे लंबी कविता लिखी है, वो निश्चित रूप से हमारे समकालीन साहित्य में ध्यान आकर्षण का एक विषय रहेगी, रेखांकित की जाएगी। इसकी सरलता, सादगी, भाव प्रवणता और जो अलग अलग खंड खंड अंशों में अपने अनुभवों को सहजता से कवि जिस ढंग से कहता है, वो निश्चित रूप से उल्लेखनीय है। मैं एक बार फिर संतोष जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो अपनी यात्रा को निरंतर जारी रखे और एक अच्छे अनुवादक के साथ आप एक अच्छे कवि के रूप में भी ख्याति प्राप्त करें। यह मेरी शुभकामना आपके कवि के लिए है। धन्यवाद। आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद संतोष जी, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नीरज दहिया सर। आपने एक अलग अंदाज में पिता पुत्र के रिश्ते और शब्दों का उपयोग और सादगी के रूप में और सरल शब्दों के रूप में जिस प्रकार अपनी बात को व्यक्त की, काफी अच्छा लगा सर। आप भी जुड़े रहिएगा। अब मैं बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे प्रिय मित्र जाने माने आलोचक कवि भरत प्रसाद जी। वे अब अपना बात रखेंगे इस काव्य संग्रह को लेते हुए। भरत प्रसाद जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो संतोष जी, आपके इस महत्वपूर्ण लंबी कविता के लिए औपचारिक शब्दों से बचते हुए बहुत गहरे हृदय के साथ मैं आपको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं। हालांकि मेरे पास अभी तत्काल में ऐसा कोई शब्द नहीं है कि अपने भाव को मैं अलग तरह से प्रकट कर सकूं। बधाई से काम चलाना पड़ेगा, लेकिन उससे भी कहीं अलग भाव मेरे मन में है कि आप एक बेहतरीन पठनीय और पाठकों के दिमाग पर जमने वाली एक लंबी कविता हम लोगों के बीच में रखे हैं। इसके लिए मैं आपको बधाई दे रहा हूं। शुक्रिया। मेरे लिए ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज आपके इस लंबी कविता के लोकार्पण का हिस्सा बन सका हूं। हमारे बीच में जाने माने कवि, आलोचक सम्मानीय भाई प्रताप राव कदम जी, जो कि इस समय यहाँ आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, और नीरज दहिया जी, जिनको हम लोग पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते रहे हैं, अन्य माध्यमों के रूप में भी उनका अध्ययन करते हैं, उनके विचारों का, उनके कृतियों का। तो आज उनको सामने देखना यह अपने आप में एक बड़ा ही सुखद अनुभव है। दीपक पांडे जी से मेरा पहली बार साक्षात्कार हो रहा है, लेकिन आज उनको सुन करके मैं आश्वस्त हूं कि निश्चित रूप से हिंदी साहित्य की जो यात्रा है, ये विद्वानों के द्वारा, रचनाकारों के द्वारा, आलोचकों और कवियों के द्वारा लगातार समृद्ध होती रहेगी। तो मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आज मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, और संतोष जी तो औपचारिकता से हट करके हमारे परम मित्र हैं। नोएडा में पाखी महोत्सव समारोह के दौरान उनके प्रति जो मन में आत्मीयता है, उनके प्रति जो विश्वास है, वो बिल्कुल अलग है। पहली बार उनके द्वारा स्वयं मैंने उनकी कविता का पाठ, एक ही रूम में हम लोग रुके हुए थे, मैंने सुना, और मुझे यह गहरी आश्वस्त मेरे अंदर जगी कि संतोष अलेक्स जी, जो उनकी जो एक सर्वज्ञात छवि है अनुवादक के रूप में, उससे अलग हट करके एक बहुत ही
सृजनशील हिंदी के युवा कवि हैं। और अभी जैसा कि नीरज दहिया जी ने कहा कि उनकी भूमिका अनुवादक के रूप में भी और एक कवि के रूप में भी निरंतर विकसित होती रहे, हमारी भी यही कामना है। मैं चाहता हूं कि वे अपने अनुवादक की भूमिका को, अपने कवि की भूमिका को एक समान रूप से ले करके आगे बढ़ते रहें। मैंने जब इस लंबी कविता का पाठ किया, कल मैंने एक बार इस कविता का पाठ किया और आज फिर मैंने इस कविता को दोबारा पढ़ा। पहली बात तो यह है कि कोई रचना किन किन कसौटियों पर कसी जा सकती है, किन किन दृष्टियों से उसका आकलन हो सकता है, यह बड़ा रोचक विषय है। प्रायः हम सब रचनाकार हैं, कोई कवि हैं, कोई आलोचक हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि हमेशा हमें 3 भूमिकाओं में अपने आप को देखना चाहिए। सबसे पहले हम एक पाठक हैं, उसके बाद एक कवि हैं, उसके बाद एक आलोचक हैं। और जब हम किसी रचना को पढ़ें तो हमें इन तीनों भूमिकाओं में उस रचना का मूल्यांकन करना चाहिए। और मेरे ख्याल से तभी किसी रचना का सटीक मूल्यांकन हो पाता है। मैं देख रहा हूं कि जब हम जाने पहचाने आलोचक हो जाते हैं तो जब भी किसी कृति का मूल्यांकन करते हैं तो केवल अपने आलोचना दृष्टि की कसौटियों पर ही उसका मूल्यांकन करके बात खत्म कर देते हैं। या फिर अगर हम एक कवि हैं और किसी की कविता को पढ़ रहे हैं तो हमारी जो काव्य रुचि है, हमारी जो काव्य दृष्टि है, हमारी जो काव्यात्मक समझ है, उसके आधार पर किसी कविता का मूल्यांकन कर लेते हैं। लेकिन जब हम एक पाठक के तौर पर, और मैं जोड़ना चाहता हूं, जब एक सहृदय पाठक के तौर पर जब रचना को पढ़ते हैं तब शायद उसका सबसे सटीक मूल्यांकन हो पाता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आलोचक की भूमिका को छोड़ दीजिए, अपने कवि की दृष्टि, जो आपने कवि की दृष्टि अर्जित की है, उसको कहीं कमजोर कर दीजिए नहीं, उसको साथ दीजिए, लेकिन अपने पाठक को हमेशा, मैं ये कह सकता हूं कि शायद नेट की प्रॉब्लम है भरत जी के पास। नेट की थोड़ी दिक्कत हो गई, पुनः मैं कनेक्ट हो गया हूं आप लोगों से। तो संतोष जी की जो लंबी कथा है, पिता मेरे ध्यान में कुमार अनुपम के द्वारा संपादित एक पुस्तक याद आ रही है। अभी पिछले वर्ष उन्होंने एक पुस्तक का संपादन किया है, उसका शीर्षक है प्रेम पिता का दिखाई नहीं देता। प्रेम पिता का दिखाई नहीं देता। और उसमें बड़ी ही महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन कुमार अनुपम ने किया है। मैं याद कर पा रहा हूं कि मां पर केंद्रित हिंदी में अभी तक कोई बहुत जाना पहचाना संकलन हमारे बीच में नहीं दिखाई पड़ रहा है, जबकि हमारे ऐसा कोई कवि हिंदी का शायद ही हो जिसके पास मां की स्मृति में लिखी गई कविता न हो। शायद ही कोई कवि हो जिसके कलम से अपने पिता के सम्मान में कोई 4-10 पंक्तियों की कविता न निकली हो। तो यह एक बड़ा प्रयास है। पिता पर जैसे संकलन कुमार अनुपम का है, मां पर भी वैसा ही संकलन आना चाहिए। मैं केंद्रित होना चाहता हूं संदेश अलख जी के इस कविता पर। पहला तो ये कि हमारे सामने पिता का व्यक्तित्व किस रूप में होता है। हमारे सामने पिता का व्यक्तित्व किस रूप में होता है। दरअसल क्या है, पिता जैसे भी हमारे स्मृति में होता है, हमारे जीवन में होता है, वह पिता से कहीं ज्यादा होता है। अभी जब मैं आप लोगों की बातचीत को सुन रहा था तो मेरे मन में एक ख्याल आया और मैं अपनी स्मृति को साझा करना चाहता हूं। ये
कि पिता में कहीं न कहीं मांपन आ जाता है, पिता में कहीं न कहीं थोड़ा बहुत मांपन आ जाता है। और इसके साथ साथ यह भी जोड़ दें कि मां में भी कहीं न कहीं पितापन आ जाता है। तो एक तो ये, दूसरी चीज ये है कि संतोष अलक्स की यह कविता, संतोष अलक्स की यह कविता अपने पिता के प्रति एक समर्पण है, अपने पिता के प्रति उनके महत्व, उनकी अलक्षित कीमत का एक स्वीकार है। और अब जाहिर सी बात है कि हम पिता पर जब भी कविता लिखते हैं तो कहीं कहीं एक कवि होते हैं, एक रचनाकार होते हैं। लेकिन इस कविता की खासियत यह है कि संतोष जी यहां जी जी बोलिए भरत जी। नेट की लगातार समस्याएं परेशान कर रही हैं। नेट की वजह से सचमुच में काफी दिक्कत हो रही है और व्यवधान आ रहा है, लेकिन हम अपनी बात पूरी करेंगे समय के अनुसार। तो पुनः आप लोगों का स्वागत मैं कर रहा हूं अपने वक्तव्य के संदर्भ में। इसमें कुछ पंक्तियां आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूं कि इस कविता में जो बेहतरीन पंक्तियां हैं वो बेहतरीन दिल्ली के द्वारका और नोएडा में जो है बारिश हो रही है। एक जी जी जगह संतोष अलक्स इस कविता में कहते हैं, मैं मैच कम वह पिताजी के जोश व अंदाज को देखता रहा, इस मैंने फिर से पिता को युवक होते देखा। इस कविता की कुछ पंक्तियां हैं। और एक जगह एक और देखिए इसी कविता में, अब सब खैरियत है न बेटा, सुनने इस प्रकार देखा मैंने पिता को फिर से बच्चा होते हुए। मुझे याद आ रहा है एक प्रसंग केदारनाथ सिंह का। केदारनाथ सिंह एक कार्यक्रम में गए हुए थे और केदारनाथ सिंह का जो प्रसंग है वो बता रहा हूं। वो कहीं गए, संजोग से शहर में हम पहुंचे और हम अपने कुछ छात्रों के साथ उनसे मिलने गए हुए थे। वे छात्रों से मिले, छात्रों से मिलने के बाद ये जो है हमसे मिले और फिर उन्होंने कहा कि देखो भरत, तुम मेरे शिष्य हो, लेकिन सूद जो है ब्याज से अधिक प्यारा होता है। उन्होंने कहा कि सूद ब्याज से अधिक प्यारा होता है, तुमसे तो बाद में मिल लेंगे कि जो तुम्हारे विद्यार्थी आए हुए हैं इनसे मिलना मेरे अधिक सुखद है। ये मैं कनेक्शन दोनों संतोष अलक्स के बेटे से उनके पिता का प्यार असल में कई बार लगता है कि अपने ही बचपन को पुनः
लौटने की शुरुआत होती है या एक पुनर्वासी होती है। आप प्रेमचंद की कहानी बुढ़ाकी को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, जिसमें शायद पहली ही पंक्ति है कि बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन होता है। ये प्रेमचंद की पहली पंक्ति। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपके बेटे से प्यार स्वाभाविक है और वो कहीं न कहीं अपने को ही वो जीवित करते हैं अपने नाती के माध्यम से। अब मैं यहाँ पर आपकी कविता की क्लाइमेक्स क्या है उसको एक बार जरा पढ़ना चाहता हूँ। वो आपके अंतिम कविता के लगभग अंत में मौजूद है। यहाँ पर आप लोगों के बीच में रखते हुए मुझे अधिक प्रसन्नता होगी। क्लाइमेक्स देखिए इस कविता का। इस लंबी कविता के अंत में संतोष अलग जी क्या कहते हैं, और मैं इन्हीं पंक्तियों को बचा करके रखना चाहता हूं। अगर इस कविता से मुझे बचा कर रखना पड़े तो इन पंक्तियों को बचा के रखना चाहूंगा। दुख इस बात का नहीं कि पिता अब नहीं रहे, दुख इस बात का नहीं कि पिता अब नहीं रहे, दुख इस बात का है कि जीते जी वे अपने लिए नहीं जिए, जीते जी वे अपने लिए नहीं जिए। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने मां के संदर्भ में अद्भुत बात कही है, क्योंकि ईश्वर सब जगह हो नहीं सकता, इसलिए उसने पिता को भेजा है, इसलिए उसने मां को भेजा। वो मां के संदर्भ में है। संतोष अलग ये जो बात कह रहे हैं पिता के संदर्भ में, दरअसल इसीलिए इस दुनिया में हम सभी के लिए मां और पिता अद्वितीय। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादिति गरीयसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो संतोष अलग जी, आप मेरे ख्याल से आप सिर्फ एक पुत्र नहीं हैं। जिस तरह पात्र जितना ही गहरा होता है, पात्र जितना ही बड़ा होता है, उसी के आयतन के हिसाब से उसमें पानी समाता है, उसमें पानी आता है। तो पिता असल में एक अलक्षित कद है, व्यक्तित्व है, मूर्ति है। उसको आप केवल एक कविता के सांचे में ढाल करके कभी भी उसका मूल्यांकन पूरा नहीं कर सकते हैं, और हम कोई भी नहीं कर सकता है। मां और पिता को कविता के माध्यम से कभी पूरी तरह आप ला ही नहीं सकते हैं। आपकी भी कविता को मैं कहूंगा यह पठनीय कविता है, हम सबकी प्यारी कविता है, बल्कि मैं समझता हूं कि यह कविता हिंदी कविता में एक स्मरणीय कविता बनेगी। लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूं, पिता उतना ही आ पाए हैं जितना आपने देखा है, जितना अनुभव किया है, जितना उनको साधने की कोशिश की है, जितना उनको समझने की कोशिश की है। आपके ही पिता इस कविता से कहीं बड़े व्यक्तित्व के हैं, आपके ही पिता। और जब मैं कविता लिखूंगा तो लाख कोशिश कर लूं, कभी भी अपने पिता को अपने भीतर के आयतन में ढाल नहीं पाऊंगा, ये मैं स्पष्ट कर सकता हूं। प्रॉब्लम जी भरत जी। शायद नेटवर्क अभी मिला नहीं। जी भरत जी जारी कीजिएगा। दिक्कत हो रही है। मैं अंतिम बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, अब लगभग समाप्त होने को है। अंतिम बात ये जरूर कहूंगा, जैसा कि हमारे वरिष्ठ कवि प्रताप राव कदम जी ने कहा है कि इस कविता की सबसे बड़ी सफलता क्या है। इस कविता की सबसे बड़ी सफलता यह है कि इसको पढ़ते हुए हमें अपने पिता की याद आनी शुरू हो जाती है। कहीं न कहीं आपके पिता में हमें अपने पिता का दिखाई पड़ता है। यह कविता की सफलता है और यही आपके कवि की भी सफलता है। तो इसलिए इस महत्वपूर्ण कविता के लिए आपको बधाई देता हूं पुनः,
कि आपने एक अच्छी कविता संभव की है। ये जरूर है, हम सब के लिए महत्वपूर्ण है कि पिता एक ऐसे कद हैं, एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, एक ऐसी चुनौती भी हैं जिसको किसी एक विधा में, चाहे कविता में चाहे कहानी में ढाल पाना लगभग मुश्किल है, असंभव ही है। पूरी तरह उसको ढाल नहीं सकते हैं, और यही उनकी महानता है, यही उनके कद का रहस्य है, यही उनकी सार्थकता भी है, और यही उनकी अद्वितीयता भी है। वो चाहे मां के लिए हो और चाहे पिता के लिए हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और आपको पुनः बधाई देता हूं कि आपने एक अच्छी कविता हम लोगों के बीच में संभव की है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया भरत जी। आपने अपनी तरफ से कुछ अलग कोण को लेते हुए कविता को इसे अपनी बातों को रखने की कोशिश की आपने। जी मैं बस 5 मिनट और लूंगा, उसके बाद हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। जब मैंने इस कविता की पांडुलिपि लीलाधर जगड़ी जी को भेजा, तो उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि वो जो पहला ड्राफ्ट था उस पर पुनः काम करने के लिए। वो इस दृष्टि से था कि भरत जी ने जिस कविता संग्रह की बात की, कुमार अनुपम ने जिसका जिसको संकलित कर संपादन किया, जो चंद्रकांत देवताले जी की कविता की एक पंक्ति है, प्रेम पिता का दिखाई नहीं देता, वो कविता भी उस संकलन में शामिल है। तो मैंने उस संकलन की कविताओं को पढ़ा, और फेसबुक में जो काव्य कोश है, कविता कोश है, उसमें पिता पर जो कविताएं हैं उसको पढ़ा। तो लगभग 300 कविताएं हिंदी में लिखी गई, 300 कविताएं पिता पर लिखी कविताओं को पढ़ने के बाद मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं उनसे अलग अपनी कविता कहूं, अपने पिता के बारे में कहूं और पिता पर कविता लिखूं। ये बहुत बड़ा चैलेंज था। और मैंने जानबूझकर इस संग्रह में जैसे हम संग्रह की कविताओं को खंड दर खंड करते हैं, 1 2 3 4 नंबर देने की कोशिश, या फिर क ख घ ऐसे उसको अलग करने की कोशिश नहीं की। मैंने उसको ऐसे ही खुला छोड़ा, और प्रकाशक से मैंने आग्रह किया कि एक कविता के बाद एक कोरा पन्ना जाएगा, फिर एक कविता जाएगी। तो इस प्रकार से 12 खंडों में अलग 12 कविता जाएगी, लेकिन शुरू से अंत तक आप पढ़ेंगे तो वो एक लंबी कविता के रूप में आपके सामने, पाठकों के सामने प्रस्तुत हो। तो मुझे खुशी इस बात की है कि लीलाधर जगुड़ी जी ने आशीर्वाद देते हुए एक अच्छी सी भूमिका लिखी। और मैं इस वक्त मेरे जो प्रकाशक हैं इंडिया नेट बुक्स के डॉक्टर संजीव कुमार जी, उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने इस तीसरे संकलन का प्रकाशन का जिम्मेदारी उन्होंने उठाया। और आज आप सब मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हुए, प्रताप राव सर, दीपक पांडे जी, भरत जी और डॉक्टर नीरज जैया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं बस इस संग्रह से एक अंश पढ़ते हुए आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूंगा। भरत जी, बस एक अंश को पढ़कर हम लोग आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। पिता की उंगलियों को थाम नदी तट पर पहुंचा, कितनी ही बार भीगी रेत पर घरौंदे बनाए मैंने, चिल्ला चिल्ला कर दिखाया पिता को, इससे पहले कि वे देखें लहर बहा ले गई घर। शाम को लौटने पर कंधों में बैठ दूर किया मैंने अपने भय को। कॉलेज के क्रिकेट टीम में चयन होने पर छोटे भाई को दिलाया नाइक का जूता पिता ने। बच्चों को ब्याह कर भेज दिया पिता ने समय पर। माँ कहती कि पिता अब दीवारों पर गुदे हमारे तोतले अक्षरों को करते हैं स्पर्श। पिताजी लॉटरी खरीदते, जब भी शॉपिंग सेंटर हो आते लॉटरी बेचता अपंग युवक की आंखें चमक उठती देख पिता को। पोस्टमैन, ऑटो वाला, सहयोगी, रिश्तेदार, स्कूल के छात्र, इस भीड़ में पिता नहीं थे कहीं, फिर भी इनके हादसे में पहले हाजिर हो जाते पिता। शादी कर पिता बना तो समझ गया कि बेवजह थे झगड़े जो पिता से की युवावस्था में। हर एक यात्रा के बाद घर लौटने की जल्दी होती है मुझे ईश्वर का सानिध्य पाने। हर एक यात्रा के बाद
घर लौटने की जल्दी होती है मुझे, ईश्वर का सानिध्य पाने। मेरे लिए दो पैरों पर चलते ईश्वर का नाम है पिता। मेरे लिए दो पैरों पर चलते ईश्वर का नाम है पिता। बहुत बहुत शुक्रिया महानुभावों, आप सब लोग जुड़े रहे। फिर से मैं तहे दिल से आप सबको शुक्रिया अदा करते हुए आज के इस कार्यक्रम को हम यहाँ समाप्त करते हैं। पुनः सभी को धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते 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 नमस्ते। धन्यवाद भाई।